नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम में। तो दोस्तों, जो लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा की हमारी सीरीज चल रही थी, उसके सामान्य अध्ययन का ये तीसरा पार्ट है। जैसा कि हमने जो दूसरा पार्ट था उसमें देख लिया था हड़प्पाई वास्तुकला और मौर्यकालीन वास्तुकला। आज हम देखेंगे मौर्योत्तरकालीन वास्तुकला, गुप्तकालीन और दक्षिण भारतीय वास्तुकला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें मौर्योत्तरकालीन वास्तुकला। तो मौर्योत्तरकालीन वास्तुकला में कुछ ज़्यादा है नहीं, ये वही है कि जो मौर्यकालीन वास्तुकला थी उसका विकसित रूप है। ठीक है, तो इसमें स्थापत्य कला तो उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जो इसकी मूर्ति कला है, मूर्ति कलाओं का विकास इस टाइम बहुत ज़्यादा होने लग गया था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे लगती है। ठीक है, तो जो स्थापत्य कला है उसकी विशेषताएं हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ गुफाएं और कुछ स्तूप बने थे मौर्योत्तर कालीन में। ठीक है, अब जो गुफाएं थी वो डेवलप रूप था, यानी कि जो गुफा और स्तूप दोनों बने थे ना, वो डेवलप रूप था मौर्यकालीन स्थापत्य कला का। ठीक है, यहाँ पे चैत्य विहारों की जो है विकसित अवस्था हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे प्रार्थना कक्ष बनने लगे, प्रांगण बनने लगे। ठीक है, ये दीवारों पर पेंटिंग बनने लग गई अच्छे से, मानव और पशु आकृतियाँ ही बनती थी। ठीक है, यहाँ पे आप काली का चैत्य देख सकते हो। ठीक है, अगर स्तूप की बात करें तो स्तूप भी बहुत अलंकृत होने लग गए थे। पहले सिर्फ ईंटों का जनरली प्रयोग होता था, तोरण इतनी ज़्यादा पेंटिंग उसमें होती नहीं थी, यक्ष यक्षिणों की मूर्ति होती, लेकिन अब पॉलिशदार तोरण उसमें स्थापित किए जाने लग गए थे। ठीक है, साथ ही साथ हेलेनिस्ट प्रभाव भी यहाँ पे मिलता है। हेलेनिस्ट प्रभाव मतलब ग्रीक का प्रभाव। ठीक है, जो आपको पता है कि यूनानी यहाँ पे आने लग गए थे। ठीक है, शक कुषाण यहाँ पे आए थे, तो ग्रीक से जो आर्ट का प्रभाव था उसे यहाँ लाए थे। ठीक है, तो भी यहाँ के स्तूप पे दिखता है। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं मौर्यकालीन स्थापत्य कला। मौर्योत्तरकालीन स्थापत्य कला हमने देख ली, अब देखते हैं गुप्तकालीन स्थापत्य कला। देखो गुप्तकालीन स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है इसको। इसमें गुफाएं, स्तूप और मंदिर वास्तुकला, इसको हम तीन टाइप से बांट सकते हैं। गुफाओं की बात करें तो अजंता, एलोरा, नासिक, बाकी गुफाएं। स्तूप की बात करें तो धमेक का स्तूप, और मंदिर वास्तुकला की बात करें तो नागर शैली, बीसर शैली और द्रविड़ शैली का उद्भव यहाँ से होने लग गया था। ठीक है, तो चलो बात करते हैं सबसे पहले गुफाओं की। गुफाओं से पहले स्तूप देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है स्तूप अब धीरे धीरे खत्म होने लगी है। अब लोग क्या करने लगे कि स्तूप में इतना इंटरेस्ट दिखाने नहीं लगे, स्तूप को अब धीरे धीरे कम बनाने लगे लोग। तो एक महत्वपूर्ण स्तूप यही दिखता है यहाँ पे, धमेक का स्तूप। बाकी गिने चुने ही स्तूप बने होंगे जो कि ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। तो चलो गुफाओं के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें अजंता की गुफाओं की, तो अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है मौर्योत्तर कालीन से ही होने लग गया था, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो डेवलप अवस्था आई वो आई गुप्तकालीन में। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित ये गुफाएं हैं और कुल 29 गुफाएं हैं। यहाँ पे 25 विहार और 4 चैत्य हैं। ठीक है, विहार आपको पता होगा कि जो बौद्ध जो संत होते हैं उनके निवास स्थान होते हैं, और जो चैत्य होते हैं वो क्या होते हैं, इनके पूजा स्थल होते हैं। और जो अजंता की गुफाएं हैं इनको बेसिकली मैक्सिमम जो है वाकाटक राजाओं ने ही संरक्षित किया था, और उन्होंने ही जो है इसको क्या किया, आगे डेवलप किया, इसको चित्रित करना, वो करना सब उन्होंने ही देखा। ठीक है, इसकी जो पेंटिंग्स है उसको हम बाद में देखेंगे जब हम चित्रकला को देखेंगे। ठीक है, अब बात करें एलोरा की, तो एलोरा में 34 गुफाओं का ही समूह है। ये एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये तीनों धर्म, यानी कि उस टाइम जो प्रचलित धर्म थे, जैन, बौद्ध और सनातन, ये तीनों धर्मों से संबंधित है। और यहाँ पे जो है 5वीं से 11वीं सदी तक इसका निर्माण हुआ था, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ वो स्टार्ट हुआ गुप्त काल में। ठीक है, और धीरे धीरे लंबे टाइम तक 11वीं सदी तक इसका निर्माण विभिन्न तरीके से होता रहा। ठीक है, यहाँ पे आप फेमस देख सकते हो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, इसे देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाद में नक्काशियाँ होने लग गई थी और राष्ट्रकूटों ने ही कैलाश मंदिर यहाँ पे बनाया था। ठीक है, यहाँ पे प्रांगण उपस्थित होते थे। ठीक है, पहले जमाने में क्या होता था ना, शिल्पी संघ बने होते थे। ठीक है, तो जो विदर्भ हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये विभिन्न शिल्पी संघ थे। इन शिल्पी संघों के द्वारा ये एलोरा के मंदिर बनाए गए थे। तो चलो अब आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं मंदिर वास्तुकला की। ठीक है, तो मंदिर वास्तुकला के विभिन्न 5 चरण हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम पहले गुफाएं बनाते थे, फिर हमने मंदिर बनाना शुरू किया, तो मंदिर भी पहले बेसिक से बने, फिर धीरे धीरे उनमें विमान बने, उनकी जगती बनी। ठीक है, और धीरे धीरे हमारे पास जो आज वर्तमान रूप हम मंदिरों का देखते हैं वो हमारे पास आया। तो चलो इसके 5 चरणों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आया पहला चरण, यानी कि जब सिंपल मंदिर बने, एक सिंपल खाका तैयार किया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें छोटी जगती बिल्कुल है, वर्गाकार मंदिर है, इसमें कोई विमान नहीं है। ठीक है,
और ऊंचाई कम है इसकी, ठीक है। जगती यानी कि इसका जो आधार है वो जगती हुआ, ठीक है। विमान अभी आप देखोगे बाद में। अब देखो, जब ये हुआ उसके बाद धीरे धीरे इसमें और डेवलपमेंट हुआ तो दूसरी अवस्था आई। दूसरी अवस्था में क्या होने लग गया कि अब जगती जो है ऊंची बनने लग गई, यानी कि जो बेसिक आधार है मंदिर का वो ऊंचा बनने लग गया। और कहीं कहीं जगह 2 मंजिला मंदिरों का भी हमें जो है प्रमाण मिलते हैं। प्रदक्षिणा पथ भी अब इसमें आने लग गया। प्रदक्षिणा पथ मतलब जैसे आप मंदिर में जाते हो ना और तो घूमते हो मंदिर के चारों तरफ, तो वो प्रदक्षिणा पथ हुआ, ठीक है। और अब जो है गर्भगृह ढका हुआ बनने लग गया। पहले ओपन गर्भगृह बनता था, अब ढका हुआ बनने लग गया था, ठीक है। इसमें जो है उदाहरण देख सकते हो आप, नाचना कोठारा मंदिर एमपी में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तीसरी अवस्था की, तो तीसरी अवस्था में जो है शिखरों का निर्माण होने लग गया था, ठीक है। इसे ही विमान शिखर बोलते हैं, ठीक है। शिखरों का निर्माण होने लग गया। पंचायतन शैली अब आने लग गई। पंचायतन शैली में क्या होता था कि 4 मंदिर जो है मंदिर के चारों ओर होते थे, मुख्य मंदिर के, जो गौण मंदिर कहलाते थे, और एक मुख्य मंदिर होता था, यानी कि 5 मंदिर कुल मिला के यहाँ पे होते थे, ठीक है। और अब जो है मंडप, मंडप यानी कि जो पूजा स्थल मंदिर के सामने होता है वो मंडप उसे कहते हैं। मंडप जो है लंबे मंडप होने लगे और अब मंडपों का भी यहाँ पे उद्भव होने लग गया। इसका उदाहरण जो है दशावतार मंदिर आप यूपी में देख सकते हो। अब देखें चौथी अवस्था। तो चौथी अवस्था में जो है अब धीरे धीरे मंदिर अच्छे फॉर्म लेने लग गए थे, तो अब मंदिर जो है आयताकार बनने लगे, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण देख सकते हो आप, तीर का मंदिर सोलापुर में। पांचवी अवस्था जो है ये डेवलप बिल्कुल अवस्था थी। यहाँ पे आयताकार किनारों वाले वृत्ताकार मंदिर बनने लगे। इसका जैसे उदाहरण देख सकते हो आप, मनियार मठ बिहार में, ठीक है। तो ये 5 अवस्थाओं से हमारी मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो होकर चली थी। और इसके बाद हमारे पास 3 शैलियाँ जो महत्वपूर्ण हैं वो आई थी, जैसे नागर शैली, बीसर शैली और द्रविड़ शैली, ठीक है। इसके अलावा अन्य शैलियाँ भी हैं, हुइसल शैली वगैरह शैली, काफ़ी शैली हैं, लेकिन जो है वो शैलियाँ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लोअर पीसीएस के लिए, ठीक है। तो हम फिलहाल नागर शैली और द्रविड़ शैली और वेसर शैली का ही अध्ययन करेंगे। तो चलो नागर शैली के बारे में देखते हैं। देखो, जो नागर शैली का उद्भव हुआ था वो गुप्त काल में ही हुआ था, 5वीं शताब्दी के बाद, ठीक है। उत्तर भारत के मंदिरों में इसके साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्रमिक विकास जब हुआ तो अब धीरे धीरे अच्छे मंदिर बनने लगे थे, और नागर शैली के जो मंदिर हैं वो विकसित मंदिर कह सकते हो आप उत्तर भारत में, ठीक है। अब देखो इसकी विशेषता क्या थी। इसकी विशेषता ये थी कि पंचायतन शैली इसमें होती थी। जैसा कि मैंने बताया कि पंचायतन शैली में जो है 4 गौण मंदिर होते थे और एक मुख्य मंदिर होता था जो बीच में होता था, और 4 गौण मंदिर इसके चारों ओर होते थे, ठीक है। गर्भगृह के बाहर इसका जो गर्भगृह है, यानी कि यहाँ पे गर्भगृह होगा, इस विमान के ठीक नीचे यहाँ पे गर्भगृह होगा, और यहाँ पे गंगा यमुना की इसके सामने गंगा यमुना की 2 देवियों की मूर्ति लगी होती थी, ठीक है। जो इसका परिसर था, पूरा परिसर, इसमें कोई भी जलाशय उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये ऊंची जगती पे बनता है, यानी कि इसका जो आधार है ये काफ़ी ऊंची जगती पे बनता है। जैसे कि आप राम मंदिर भी आपने देखा होगा, काफ़ी ऊंची जगती पे बना हुआ है, उसका आधार काफ़ी ऊंचा है, तो वो भी नागर मंदिर शैली का एक उदाहरण है, ठीक है। अब इसमें द्वार मंडप निर्माण के मध्य स्तंभ का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। जो मंडप का जो द्वार है, ठीक है, उसमें स्तंभ का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। शीर्ष पर यहाँ पे आमलक लगा होता है, ठीक है। इसमें जो है धीरे धीरे हम मंदिर जब बनाने लगे ना, तो अब बड़े बड़े मंदिर बनने लगे। पहले क्या होता था कि सिर्फ सिंगल यही बनेगा, फिर धीरे धीरे ये बनेगा, फिर 3। यहाँ पे जैसे आप त्रिरथ देख सकते हो, एक रथ यानी कि एक स्तंभ पे ये खड़ा है, दूसरे स्तंभ पे यानी कि एक विमान इसका है, एक विमान इसका है, एक विमान इसका है, ठीक है। तो ऐसे त्रिरथ से नवरथ टाइप के हमारे पास मंदिर बनने लगे, ठीक है, जितने में 9 रथ हैं, यानी कि इसका मंडप क्या होने लग गया, फिर बहुत बड़ा बड़ा मंडप इसमें बनने लग गया, ठीक है। फिर इसका एक गुण ये है कि मंदिर के चारों ओर कोई चार दीवारी नहीं होती थी, ठीक है। अब देखते हैं इसके शिखर को। शिखर यानी कि जो इसका मंदिर का ये वाला ऊपर टॉप का भाग है, ठीक है, टॉप का भाग यानी कि ये वाला, ठीक है, शिखर इसे बोलते हैं। तो शिखर जो है 3 टाइप से शिखर को बांट सकते हैं। शिखर इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है रेखा प्रसाद, जिसे लतिन भी कहते हैं। इसका जो है आधार वर्गाकार होता है, यानी कि जो शिखर का आधार होता है वो वर्गाकार होता है। एक होता है फमसाणा, इसमें आधार चौड़ा होता है और इसकी जो शिखर है उस शिखर की ऊंचाई कम होती है। और तीसरा टाइप है इसमें वल्लभी। वल्लभी का जो है आधार आयताकार होता है और गुंबदाकार प्रकोष्ठ का इसमें निर्माण किया जाता है ऊपर, ठीक है। तो ये 3 टाइप के इसमें शिखर पाए जाते हैं नागर शैली में। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसकी कुछ उपशैलियाँ। जो नागर शैली है, कालांतर में इसकी कुछ उपशैलियाँ आई, ठीक है। धीरे धीरे जैसे 5वीं शताब्दी से इसका स्टार्टिंग हुआ और धीरे जैसे टाइम गुजरा, वैसे वैसे इसमें उपशैलियाँ आने लग गई, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि पश्चिमी भारत में
तो पश्चिमी भारत में सोलंकी शैली यानी गुजरात साइड में सोलंकी शैली का उद्भव हुआ। इसको जो है सोलंकी शैली शासकों ने संरक्षण दिया। ठीक है, इसमें जो है महत्वपूर्ण मंदिर क्या है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, इसमें जो है बावड़ियाँ बनाई जाती थी। यहाँ पे आप देख सकते हो बावड़ियाँ बनाई जाती थी और इसके नीचे एक कुंड होता था। ये बावड़ी बिल्कुल बहुत ही नक्काशीदार होती थी। ठीक है, और जो मंदिर की दीवारें हैं ना, इनसे भी बहुत अच्छी नक्काशी होती थी। ठीक है, और मोस्ट ऑफ मंदिर जो है पूर्वमुखी बनाए जाते थे। माना जाता है कि जो सूर्य की किरण पड़े वो सीधे जो है गर्भगृह की तरफ पड़े, ऐसा इसमें माना जाता था। फिर दूसरी शैली हम देखते हैं खुजरो शैली। ये मध्य भारत की शैली है, यानी कि जो मध्य भारत है, उत्तर भारत का मध्य भाग। तो वहाँ पे चंदेल शासकों ने इसको संरक्षण दिया था। ठीक है, यहाँ पे उसका कोई वैसा तो है नहीं, चित्र तो दिया है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो खुजराहो का जो मंदिर है, कंदरिया महादेव जो मंदिर है, वो जो है इसमें काफ़ी उसके इम्पोर्टेंट उदाहरण। ठीक है, इसमें दीवारों में जो है बारीक नक्काशी होती थी और कामुक प्रतिमाएं इसमें हैं। वो जो कामुक प्रतिमाएं हैं वो कामसूत्र से प्रभावित हैं। ठीक है, और जो निर्माण होता था इसका वो बलुआ पत्थर से होता था। ठीक है, इसमें भी पंचायतन शैली को फॉलो किया जाता था। अब बात करें उड़ीसा शैली की। उड़ीसा शैली जो है पूर्वी भारत में प्रैक्टिस की जाती थी और अभी भी इसके काफ़ी मंदिर वहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे आप इसका उदाहरण देख सकते हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसमें क्या होता था कि जो शिखर है, शिखर को देउल बोलते थे और जो इसका मंडप है सामने, उस मंडप को बोलते थे जगमोहन। ठीक है, जो मुख्य मंदिर यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये वर्गाकार होता था और ये कोई परकोटे से घिरे होते थे। तो चलो ये 3 शैलियाँ हमने देख ली। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला की शैलियाँ। तो दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला की शैलियों को हम 2 टाइप से बाँट सकते हैं। सबसे पहले जो हम बाँटेंगे वो द्रविड़ शैली और प्रारंभिक शैली। ठीक है, ये भी मतलब हमने अब तक नागर शैली की भी देखी, विकासात्मक अवस्था, और अब हम द्रविड़ शैली की भी देखेंगे, विकासात्मक अवस्था। तो पहले क्या हुआ ना, जो पल्लव थे, पल्लवों ने जो है मंदिरों का डेवलप करना शुरू किया वहाँ पे दक्षिण भारत में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम महेंद्र वर्मन समूह, नरसिंह वर्मन समूह और राजसिंह वर्मन समूह, इन लोगों ने जो है मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इस प्रारंभ की थी। तो प्रारंभ में जो है थोड़े वैसी मंदिर बनाए होंगे और बाद में धीरे धीरे वो भव्य मंदिर बने चोल काल में आने तक। ठीक है, और फिर द्रविड़ शैली में आप पढ़ सकते हो नंदी वर्मन चोल राष्ट्रकूट का स्थापत्य। फिर एक दूसरे टाइप से भी आप इसको बांट सकते हो। ठीक है, आप इस टाइप से भी बांट सकते हो कि शैलियाँ, पल्लव शैलियाँ, राष्ट्रकूट शैली और चोल शैली, इस टाइप से भी आप दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला को बांट सकते हो। तो चलो सबसे पहले देखते हैं पल्लव शैलियाँ। पल्लव शैलियों की बात करें तो सबसे पहले महेंद्र वर्मन शैली। तो महेंद्र वर्मन शैली के जो मंदिर हैं वो चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं और यहाँ पे क्या है, जो मंदिर है उसको मंडप कहा जाता था। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था थी वहाँ पे द्रविड़ शैली के मंदिरों की। ठीक है, उसके बाद आती है नरसिंह वर्मन समूह। ठीक है, जो नरसिंह समूह है, इसने जो है चट्टानों को काटकर इसने भी मंदिर बनाए थे। ठीक है, इसमें क्या होने लग गया, उत्कृष्ट मूर्तियां स्थापित होने लग गई। ठीक है, द्रविड़ वास्तुकला की नींव इस टाइम को कहा जाता है, नरसिंह समूह को। ठीक है, और ये जो रथ मंदिर आप देख रहे हो, ये इस टाइम का बहुत महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। उसके बाद तीसरा आता है राजसिंह शैली। राजसिंह शैली में अब क्या होने लग गया कि अब पत्थरों को काट कर नहीं, अब वास्तविक मंदिर लोग बनाने लग गए थे। ठीक है, अब इसका उदाहरण आप देख सकते हो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। चौथा देखो आप नंदी वर्मन शैली। नंदी वर्मन शैली में अब द्रविड़ शैली की कहीं ना कहीं झलक आने लग गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, जो मंदिर थे वो काफ़ी छोटे होते थे। ठीक है, अब बात करें राष्ट्रकूट शैली की। राष्ट्रकूट शैली की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कृष्ण भट्ट ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था, ये इसकी जो शैली है द्रविड़ शैली, ये आप देख सकते हो द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली जो है लेकिन ये चट्टान को काट के बनाई थी। है तो इसकी शैली द्रविड़, लेकिन ये चट्टान को काट के बनाई गई है। ठीक है, तो ये आप काफ़ी इम्पोर्टेंट इसके जो मंदिर है ये हो जाता है राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया मंदिर, कैलाश मंदिर। ठीक है, विश्व में अनोखा मंदिर है ये। अब देखें चोल शैली की बात करें तो चोल शैली जो है विकसित द्रविड़ शैली थी। ठीक है, यहाँ पे ऊंचे जो है विमान बनने लगे थे, तो दक्षिण भारत की विकसित द्रविड़ शैली इसे कह सकते हैं। तो चलो आप पढ़ते हैं चोल शैली को, यानी कि विकसित द्रविड़ शैली को। ठीक है, तो द्रविड़ शैली के बारे में अगर लिखने को आएगा तो आप जो भी चोल शैली की विशेषताएं हैं उसे लिखोगे, क्योंकि चोल शैली मतलब द्रविड़ शैली। ठीक है, चोल काल में ही द्रविड़ शैली का उद्भव हुआ था अच्छे से। तो विशेषताओं की बात करें इसमें तो इसमें जो है ऊंची चार दीवारी होती थी।
मंदिर के चारों तरफ एक ऊंची चार दीवारी होती थी। और जो मंदिर का प्रवेश है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक गोपुरम होता था, ऊंचा गोपुरम, ठीक है। और फिर जो मंदिर है, मंदिर की जो है शिखर बहुत ऊंचे होते थे, इनको विमान कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक अष्टकोणी आकार होता था यहाँ पे, और इसको बोलते हैं शिखर उस टाइम पे, ठीक है। अब देखो, इसमें भी पंचायतन शैली का जो है उपयोग किया जाता था, ठीक है। कहीं कहीं नहीं किया जाता, कहीं कहीं किया जाता था, ठीक है। और जो सभा हॉल है और गर्भगृह है, ठीक है, सभा हॉल यानी कि मंडप, और गर्भगृह यहाँ यहाँ पे वो है, मूर्ति रखी जाएगी भगवान की वहाँ पे, और जो प्रार्थना स्थल है इसके बीच एक गैप रखा जाता था, इसको अंतराल बोलते थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और इसके अगर विशेषताएं देखें तो प्रवेश द्वार पर यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति लगी होती थी, जो ये है गोपुरम, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला गोपुरम, यहाँ पे यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति लगी होती थी, ठीक है। और मंदिर के परिसर में एक जलाशय होता था, ठीक है। एक जलाशय यहाँ पे होता था। ये पहले पहले ज़माने में क्या होता था कि ये बहुत बड़े क्षेत्र में ये मंदिर फैले होते थे, तो यहाँ पे शिक्षा का भी काम चलता था, वित्त संबंधी काम चलता था, और मंदिर का काम तो चलता ही था, तो इसलिए जलाशय यहाँ पे स्थापित किया जाता था। अब इसके उदाहरण आप देख सकते हो, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर और गंगाईकोंड चोलपुरम, ठीक है। ये उदाहरण, ये गंगाईकोंड चोलपुरम आप देख सकते हो। तो चलो आगे चलते हैं। अब द्रविड़ शैली की विशेषताएं इतनी हैं, अब हम देखते हैं वेसर शैली। तो वेसर शैली की बात करें तो वेसर शैली जो है मिक्सअप है किसका, द्रविड़ और नागर का, ठीक है। और इसको जो है संरक्षण दिया था चालुक्य शासकों द्वारा, संरक्षित किया गया था इसको, ठीक है। अगर विशेषताओं की बात करें इसको तो विशेषताएं इसकी जो है, अब जो है विमान, यानी कि ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गया था, किससे, इस मंडप से। पहले क्योंकि पूजा स्थल पे ज़्यादा फोकस करते थे लोग, और द्रविड़ शैली की बात करें तो वहाँ पे तो यहाँ पे बच्चे पढ़ाई भी करते थे, जो स्टूडेंट होते थे वो पढ़ाई करते थे, लेकिन अब ज़्यादा विमान पे फोकस होने लग गया, ठीक है। इसमें बारीक नक्काशियाँ आप देख सकते हो, ठीक है। ये बादामी का मंदिर है, इसमें बहुत बारीक नक्काशियाँ होने लग गई थी, ठीक है। और ये स्तंभ पे भी बारीक नक्काशी आप देख सकते हो, और ये मध्य भारत में इसका उद्भव हुआ था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे, एक सेकेंड और आगे, हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की शैलियाँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।